प्रिय विद्यार्थियों, स्वागतम। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी समाहित है, आज हम प्रसाद जी के नाटकों को लेकर आपसे कुछ बात कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के अनूठे मर्मज्ञ शिल्पी हैं, जिन्हें आम तौर पर हिंदी जगत में प्रसाद जी के नाम से जाना जाता है। जैसे शास्त्रीय ढंग से हम लोग जानते हैं कि 3 गुण माने जाते हैं, उनमें एक प्रसाद गुण भी है। प्रसाद धीरता का, गंभीरता का प्रतीक है। उसी तरह प्रसाद जी के व्यक्तित्व में प्रसादानुरूप सभी गुण पाए जाते हैं। वैसी ही धीरता है, वैसी ही गंभीरता है, और प्रसाद जी के व्यक्तित्व को सागर की अतलांतक गहराइयों से तोला और नापा जाता है। उनका जन्म भोलेनाथ की नगरी के रूप में विश्रुत काशी में हुआ था, जिसे आजकल बनारस कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि काशी को बनारस या वाराणसी क्यों कहा जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, ठीक उसी तरह काशी में वरुणा और असी नदियों का संगम होता है, उनकी मिलन स्थली है। इसी के सादृश्य वाराणसी शब्द बना। आपने सुना भी होगा, तुलसी की मृत्यु को लेकर एक दोहा प्रचलित है, जिसमें प्रयुक्त है असी शब्द। वह असी शब्द असी नदी का बोधक है। आपने सुना होगा, संवत 1680 असी गंग के थी। जो असी गंग है वो असी गंग, गंगा नहीं, नदी, सरिता, तो असी नाम की नदी के अविधेयार्थ के रूप में वो शब्द वहाँ प्रयुक्त हुआ है। प्रसाद जी का जन्म जिस घराने में हुआ था, वो काशी का एक विख्यात व्यावसायिक घराना था, जिसका नाम था सुगनी साहू। सुगनी साहू के नाम से उस जमाने में दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली थी। सुरती तंबाकू का इनका बड़ा काम था। लेकिन प्रसाद जी का मन व्यापारिक क्रियाकलापों में नहीं रमा, और वे क्रमशः साहित्य की ओर झुकते चले गए। हालांकि बनारस के क्वींस कॉलेज से 6ठी 7वीं जमात तक वो पढ़े थे, पारिवारिक झंझावातों के चलते स्कूली शिक्षा से विरत होने पर भी वे स्वाध्याय के बल पर अध्ययन अनुशीलन की उन ऊंचाइयों तक पहुँचे, जहाँ पहुंचकर साधक का तन मन ब्रह्ममय हो जाता है। ऐसे थे प्रसाद। जहाँ तक प्रसाद जी के रंग कर्म की बात है, उन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य और इतिहास के गहन अनुशीलन के उपरांत जो नाट्य रचनाएं दी, वे अपने आप में बेजोड़ हैं। प्रसाद के रंग कर्म पर विचार करते हुए मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि प्रसाद जी का जो रचना काल है, उनकी सभी नाट्य रचनाओं का, वो 1910 से लेकर 1933 तक है। प्रसाद जी की सबसे पहली नाट्य रचना सज्जन 1910 में आई, और
आखिर में उनकी जो नाट्य रचना आई वो थी ध्रुवस्वामिनी 1933 में। इस तरह से हम देखते हैं कि 23-24 साल का उनका ये रचना काल है नाटकों का। ये समय वही समय है जो अंग्रेजी दास्ता का समय माना जाता है। भारतवर्ष परतंत्रता की बेड़ियों में कैद था और परतंत्रता की कारा में संपूर्ण देशवासी उस स्थिति में थे जो स्थिति त्राहिमाम की कही जाती है। ठीक वैसी ही स्थिति थी। संपूर्ण भारत के लोग कुंठा और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए थे। ऐसे में प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों को प्रस्तुत कर एक नव चेतना का संचार पैदा किया। साथ ही भारतीय जनमानस की बुझी हुई उत्साह की चिंगारी में अपनी सृजन की फूंक मारी। उन्होंने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया और इस प्रकार सोई हुई या नैराश्य में डूबी भारतीय मनीषा को जगाने का कार्य किया। हम कह सकते हैं कि गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय आदि ने स्वातंत्र चेतना के प्रसार की दिशा में जो कार्य किया, प्रसाद जी ने उसी कार्य को अपने ढंग से संपन्न किया। हालांकि लोग नारी विमर्श को पश्चिम से आयातित मानकर उसके प्रवर्तन का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि प्रसाद जी ने बिना किसी इश्तहारी या इश्तहारबाजी के नारी विमर्श को अपनी लेखनी से संस्पर्श किया। प्रसाद की अंतिमान रचना यानी नाट्य रचना ध्रुवस्वामिनी, जो आपकी पाठ्यचर्या में समाहित है, जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, इसमें प्रसाद जी ने नारी से जुड़े उन मुद्दों को बेबाकी के साथ छूने का प्रयास किया है, रखने का प्रयास किया है, जिनसे उस जमाने के लोग बचते थे। यह प्रसाद की दूरदर्शिता और मानवतावादी सोच का निदर्शन कराने में पूर्णतः समर्थ है। प्रसाद जी ने जो कुल नाट्य रचनाएं हमें दी वो 13 हैं, जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, जो इस प्रकार हैं: सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, कामना, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। इन रचनाओं के नामों को अमूमन याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। मैंने इन सबको काव्यबद्ध करने का प्रयास किया है। इन पंक्तियों का अर्थ निकलता भी है, लेकिन उनका अर्थ शास्त्रीय समीक्षा की दरकार नहीं करता है, बल्कि आप उसको उसी रूप में काव्यबद्ध माने कि आपको वो नाम याद हो जाएं और इनको गुनगुनाते हुए आप स्मरण कर सकते हैं, स्मरण रख सकते हैं। ये नाम या ये स्मरण आपकी विश्वविद्यालयी परीक्षा या भविष्य में अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो हम उन नामों को पढ़ रहे हैं काव्यबद्ध ढंग से। देखें,
सज्जन वृत्ति है कल्याणी, परिणय कवंता करुणालय। पहली पंक्ति में पहली नाट्य रचना सज्जन वृत्ति है, उसके बाद आ रहा है कल्याणी परिणय। दूसरी रचना है कल्याणी परिणय। कब वनता करुणालय, तीसरी रचना करुणालय। करती प्रायश्चित राज्यश्री, प्रायश्चित चौथी और राज्यश्री पांचवी। पूछे विशाख से कौन शत्रु, विशाख छठी रचना। कौन शत्रु सातवां अजात शत्रु। जन्मेजय का वह नाग यज्ञ, आठवीं नाट्य रचना जन्मेजय का नाग यज्ञ। नौवीं कामना जगी स्कंद गुप्त, कामना नौवां। जगी स्कंद गुप्त दसवां। है एक घूंट ग्यारहवां। महिमा अपार, क्या चंद्रगुप्त का आर पार, चंद्रगुप्त बारहवां। ध्रुव अटल विधाता का विधान, ध्रुव से ध्रुव स्वामिनी तेरहवीं। अटल विधाता का विधान, जयशंकर तुम सचमुच महान। अंतिम पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी के प्रति इस कृतज्ञता का ज्ञापन है कि तुमने 13 नाट्य रचनाएं दी, इनको पाकर हम धन्य हैं और आप गौरव के अधिकारी हैं, आप महान रचनाकार हैं। ये श्रद्धा का भाव व्यक्त किया गया है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही, और अगली कक्षा में हम प्रसाद के रंग कर्म को लेकर विस्तार से बात करेंगे। आज की कक्षा में फौरी तौर पर हमने प्रसाद के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों को छुआ है, उनकी नाट्य रचनाओं का परिचय दिया है, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके घर द्वार परिवार को लेकर हमारा थोड़ा सा फोकस रहा है। आज की कक्षा का उद्देश्य केवल इतना ही था कि हमारे प्रिय विद्यार्थी प्रसाद के नाट्य साहित्य के अवगाहन हेतु या उसमें प्रवेश करने के लिए आज की कक्षा एक तैयारी के रूप में हो और उनका मन उस दिशा में बढ़े, वो तत्पर हों और प्रसाद की जो इतिहास से ली गई सामग्री पर आधारित रचनाएं हैं उनको जानने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए तत्पर हों। धन्यवाद।